जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 17 जुलाई की सारी शिफ्टों में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है, उसका एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। अगर आपका एग्जाम बाकी है तो आप इस क्लास को देख कर जाइएगा। 100% आपकी परीक्षा में आपको 8 से 10 सवाल हूबहू देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों, हमसे पहला सवाल पूछा गया कि चोंगई लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गुजरात, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो आपको दोस्तों याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ लिया जाए हॉर्नबिल फेस्टिवल, कौन सा? हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों कहाँ का? ये भी नागालैंड का है। दोस्तों, गुजरात में कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? गरबा। कौन सा? गरबा। और गरवी लोक नृत्य का संबंध दोस्तों कहाँ से? इसका संबंध है राजस्थान। ये दो सवाल एक जैसे लिखते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। गरवी लोक नृत्य का संबंध कहाँ से? राजस्थान। और दोस्तों, ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें झारखंड का है सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल दोस्तों कहाँ का है? झारखंड। ये सवाल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? सिराजुद्दौला ने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, वारेन हेस्टिंग ने किया था। दोस्तों, आपको बता दें, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, आपको याद रखना है हेक्टर मुनरो। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर एक्टर नहीं होगा, यहाँ पर हेक्टर होगा। ये थोड़ा सा दोस्तों टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे। हेक्टर मुनरो के द्वारा बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था। ये सवाल परीक्षा में पूछा गया सवाल है। आइए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तारीखें मैं आपको यहाँ पर फिर से नोट कराता हूँ। आपको याद होगा 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में। 1556 इसमें क्या हुआ था दोस्तों? आपको याद होगा पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू तथा बैरम खां के बीच में। और फिर होता है 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध। ये दोस्तों किसके बीच में हुआ था? मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली। ये सब सवाल हमारी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको आप नोट करके रखें। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में कब डाला गया? मैंने दोस्तों कल भी डिस्कस किया था, आज सुबह वाली क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, परसों वाली क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है कि दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में कब डाला गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और 44वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1978 में हुआ था। और दोस्तों, संपत्ति का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 300A। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये इसका उल्लेख कौन से भाग में किया गया? भाग नंबर 12 है। ये सब सवाल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा 36वां संविधान संशोधन कब का है? 1975 का है। इसको दोस्तों इसके द्वारा क्या हुआ था? सिक्किम, अगर आपसे पूछ रहा है सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों, आपको याद होगा 73वां संविधान संशोधन कब का है? 1992 का अधिनियम है, लागू कब हुआ था? 1993 में। और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि एशियन खेलों की सर्वाधिक मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? जापान, चीन, भारत, थाईलैंड। तो आपको दोस्तों याद रखना है, थाईलैंड ने दोस्तों एशियन खेलों की सर्वाधिक बार मेजबानी की है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको नोट कराता हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए टोक्यो ओलंपिक 2020, आपकी परीक्षाओं में टोक्यो ओलंपिक से सवाल बन रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए टोक्यो ओलंपिक 2020 में दोस्तों पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन था? तो आपको याद रखना है अमेरिका। टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों पहले स्थान पर कौन था? अमेरिका था। अमेरिका ने सर्वाधिक ज्यादा स्वर्ण पदक जीते थे। ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा भी गया, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपसे पूछे कुल कितने पदक जीते थे, तो आपको याद होगा 1 गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में भारत ने, और 2 सिल्वर मेडल, 4 ब्रॉन्ज मेडल। और भारत का दोस्तों कौन सा स्थान था? 48वां स्थान था। अगर हम बात करें टोक्यो पैरा ओलंपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन था? चीन पहले स्थान पे था। और भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो आपको याद रखना है 19 पदक जीते थे अपने भारत देश ने। और भारत का कौन सा स्थान था? 24वां स्थान था। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक गोल्ड कैसे नहीं तो किसे मिले, यानी कि किसने जीते थे? इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, किसे मिले?
ये दोस्तों किसको मिले थे, अभी हमने डिस्कस किया है, अमेरिका को मिले थे। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 39 गोल्ड मिले थे। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है और आपसे पूछा भी गया है सवाल। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यामिनी कृष्णमूर्ति को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया लेकिन इसके ऑप्शंस क्लियर नहीं हो पाए हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति को किस सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया है, तो मैंने दोस्तों तीनों ऑप्शंस आपके सामने लगा दिए जब जब इनको सम्मान मिला है। एक तो इनको वर्ष 2001 में पद्म भूषण मिला है, और वर्ष 2016 में पद्म विभूषण मिला है, और वर्ष 1968 में पद्म श्री मिला है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आपके ऑप्शन में इन तीनों में से कोई सा भी अगर देके रखा होगा तो वही आपका राइट आंसर होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, 100% आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संघ की कार्यपालिका, दोस्तों संघ की कार्यपालिका का संबंध किस विभाग से है। हमने दोस्तों कल या परसों वाली क्लास में डिस्कस किया था। हूबहू सवाल पूछे जा रहे हैं आपकी परीक्षा के अंदर, आप क्लासेस उठाकर देख सकते हैं। दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति ये कौन से आर्टिकल में है, तो आपको कौन से भाग में है, भाग 5। दोस्तों आपको बता दें संघ की बात किस में की गई है, भाग 5 में की गई है। दोस्तों आपको बता दें संविधान का सबसे बड़ा भाग है भाग 5। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ और दोस्तों कैग, इन सबका उल्लेख किसके अंतर्गत आता है, भाग 5 के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता भाग 4, इसमें क्या है, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कौन से भाग में, भाग 4। भाग 4A इसके अंदर दोस्तों क्या है, मौलिक कर्तव्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। भाग 6 इसमें दोस्तों राज्य। दोस्तों आपको बता दें अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए संघ से संबंधित कौन है, यानी केंद्र सरकार से संबंधित कौन है, तो आपको याद रखना है भाग 5। और दोस्तों राज्य से संबंधित कौन है, तो आपको याद रखना है भाग 6। इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का वर्णन होगा। भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख होगा, लेकिन दोस्तों भाग 6 में हाई कोर्ट का उल्लेख होगा। ये सब बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। भाग 9 जल्दी से कमेंट करके बताएं, भाग 9 इसका संबंध किससे है। हमने कल भी डिस्कस किया था, आज वाली क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, स्वामी विवेकानंद ने दिया था, राजा राम मोहन राय ने दिया था, आत्माराम पांडुरंग ने दिया था। दोस्तों आपको बता दें वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इनकी एक रचना है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश ये दोस्तों किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी 1875 में। कौन से समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज। कौन से, आर्य समाज। अब बात करें स्वामी विवेकानंद 1897 इन्होंने क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय 1828 क्या हुआ था, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। और 1815 में दोस्तों क्या हुआ था, आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर सेकंड ने। अब दोस्तों 1 से 2 सवाल इससे रिलेटेड आपको और पता होने चाहिए, जैसे कि 1829 इसको दोस्तों क्या हुआ था, आपको याद होगा सती प्रथा का अंत किसने किया था, विलियम बेंटिक ने किया था। किसकी सिफारिश पर किया था, राजा राम मोहन राय। अगर हम बात करें आत्माराम पांडुरंग 1867। और दोस्तों आपको याद होगा प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। सवाल एक है लेकिन मैंने एक सवाल से आपको 8 से 10 सवाल नोट कराए हैं, एक ना एक सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम, कटहल, बेरी का फल या अनार। तो आपको दोस्तों याद रखना है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कटहल। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान या भारत इसका राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम। बेरी का फल ये किसका राष्ट्रीय फल है, नेपाल का। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है, C3H8 CnH2n या +2 या CnH2n CnH2n-2। ये चारों सूत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आपको बता दें प्रोपेन इसका रासायनिक सूत्र है C3H8। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों CnH2n+2 ये किसका, एल्केन का। एल्केन का सूत्र क्या है, CnH2n+2 एल्केन का। अब दोस्तों CnH2n ये दोस्तों किसका है, तो आपको CnH2n ये किसका है, एल्कीन का।
एल्कीन का। और दोस्तों CnH2n-2 ये किसका है? एल्काइन का। ये वो सवाल है जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों C3H8 किसका है? तो आपको याद रखना है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। CnH2n और +2 ये किसका है? एल्केन का है। CnH2n ये किसका है? एल्कीन का है। CnH2n-2 ये किसका है? एल्काइन का है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम बेंजोएट का, नाइट्रस ऑक्साइड का। दोस्तों आपको बता दें किन खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किसका उपयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट का। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें सोडियम कार्बोनेट, ये दोस्तों क्या होता है? ये दोस्तों धावन सोडा होता है। क्या होता है? धावन सोडा। NaHCO3 10H2O। N इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र भी आप लिख लीजिएगा, NaHCO3 10H2O। ये किसका रासायनिक सूत्र होता है? धावन सोडे का। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं खाने का सोडा। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि ओलंपिक खेलों के अंतर्गत कितने छल्ले पाए जाते हैं? दोस्तों आपने ओलंपिक की रिंग देखी होगी। दोस्तों आपने ओलंपिक की रिंग देखी होगी, कुछ इस प्रकार से होती है। आपने दोस्तों अच्छी तरह से उसको नोटिस भी किया होगा। इसमें दोस्तों कुल 5 छल्ले पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। जल्दी से कमेंट करके बता दें दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 इनका आयोजन कहाँ होने वाला है, यानी कि किस जगह पर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमसे तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? अल बरूनी है, मेगास्थनीज है, इब्न बतूता है या जियाउद्दीन बर्नी है? दोस्तों आपको बता दें तारीख है फिरोज शाही, इसके लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें ऑप्शंस को लेकर, अल बरूनी किताब उल हिंद, किताब उल हिंद इसके लेखक कौन है? अल बरूनी हैं। मेगास्थनीज इनकी एक पुस्तक है इंडिका, बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों इब्न बतूता इनकी एक पुस्तक है रहेला। और दोस्तों अकबरनामा किसकी है? अकबरनामा, अकबरनामा। ये दोस्तों वो सवाल है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अबुल फजल ये सवाल भी आपको ध्यान में रखने हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कुंभी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। कुंभी लोक नृत्य इसका संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से है। दोस्तों कर्नाटक से आपको दोस्तों क्या क्या याद रखना? यक्षगान, बोलक आर्ट, उम्मट आर्ट, इन सबका संबंध कहाँ से? कर्नाटक। तेलंगाना से दोस्तों आपको क्या याद रखना है? बथुकम्मा फेस्टिवल, बोनालू फेस्टिवल, इन सबका संबंध कहाँ से है? तेलंगाना। मध्य प्रदेश से आपको याद रखना खजुराहो फेस्टिवल। ये सवाल भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों जितने मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बोलते चल रहा हूँ, लिखते चल रहा हूँ, इनको आप नोट करते चलें। आप अपना टाइम ज़्यादा एनालिसिस देखने में खराब मत कीजिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पर बस फोकस कीजिएगा। जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं मैं आपको फटाफट बताते चल रहा हूँ, और जो सवाल आपके पूछे जा रहे हैं बस उन्हीं क्षेत्र को आप पढ़कर जाइएगा। 100% आप अच्छा करने वाले हैं अपने एग्जाम के अंदर। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या मोहम्मद बिन तुगलक? दोस्तों आपको बता दें ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ लिया जाए चंद्रगुप्त के समय में कौन आया था? मेगास्थनीज। और दोस्तों चंद्रगुप्त फायान, अगर आपसे पूछ लिया जाए फायान, ये दोस्तों किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। और मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता, ये किसके काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये सवाल ऐसे सवाल हैं जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1930, 1931, 1932, 1938। तो आपको नोट करके रखना है 1932 में दोस्तों हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1932 में दोस्तों क्या क्या हुआ? तो आपको याद होगा 1932 में हुआ था पूना पैक्ट।
पूना पैक्ट ये कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कहाँ हुआ था? यरबदा जेल में। किसके बीच में? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण डेटे मैं आपको यहीं से बताता हूँ, इनको आप नोट कर ले। 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च। कमेंट करके बताएं दांडी मार्च यात्रा दोस्तों कब से कब तक चली थी? आपको याद होगा नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा को चलाया गया था, उसकी पूरी तारीख आपको कमेंट कर बतानी है। अगर हम बात करें 1931, इसको दोस्तों क्या हुआ था? आपको याद आ रहा होगा कराची अधिवेशन। ये दोस्तों कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आपको याद होगा 5 मार्च 1931। और दोस्तों 23 मार्च 1931, आपको ये तारीख तो भूलनी नहीं है। ये क्या हुआ था? सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। कमेंट करके बताएं दांडी मार्च कब से कब तक चला था? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। अगर हम बात करें 1938, इसको क्या हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और आपको याद आ रहा होगा फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में। किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान कौन सा था? दोस्तों ये सवाल मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, आज आपकी परीक्षा में एज इट इज पूछ लिया गया है। दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा था? 24वां स्थान था। कुल कितने पदक जीते थे? 19 पदक जीते थे। 48वां स्थान था दोस्तों भारत का टोक्यो ओलंपिक में। अगर हम बात करें चौथा स्थान कॉमनवेल्थ गेम, जो कि दोस्तों 2022 में बर्मिंघम में कंप्लीट हुए हैं, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 61। गोल्ड मेडल कितने हैं? 22। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखने आगामी परीक्षाओं के लिए। अगर हम बात करें अपने अगले सवाल को लेकर, तो अगला सवाल पूछा गया कि रोजगार के क्षेत्र में रोजगार के अवसर से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? कई बार डिस्कस किया हुआ है। आई होप दोस्तों इसका आंसर आपने गलत नहीं किया होगा। रोजगार के क्षेत्र में अवसर की समानता दोस्तों कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 16। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में क्या है? किसी व्यक्ति से लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। आई होप दोस्तों आपको याद आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों आर्टिकल 20 और 21, ये दोस्तों आपातकाल के अंतर्गत ऐसे 2 आर्टिकल हैं जो ये दोस्तों निरस्त नहीं होते हैं। ये सवाल आपको ध्यान में रखने हैं, परीक्षाओं में कई बार पूछे गए प्रश्न है। आर्टिकल 20 और 21 ये किसी भी आपात के समय ये दोस्तों निरस्त नहीं होते हैं। ये सवाल आपको ध्यान में रखना है, अच्छा लेवल का सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं से सवाल आपकी परीक्षा में आने लगे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पंचवर्षीय योजनाओं को अच्छे से पढ़कर जाएं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? बुनियादी और भारी उद्योग पर विशेष बल देना। तो आपको दोस्तों याद रखना, आपके ऑप्शन में इस टाइप का कुछ बातें लिखी होंगी, आपको वही आंसर टिक लगाना था। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो आज हमको मिल पाए हैं, और पहली शिफ्ट का एनालिसिस मैंने आज की क्लासेस में करा दिया है। अगर आपको दोस्तों वो क्लास नहीं मिली है तो आप दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहली क्लास में जो सवाल पूछे गए थे, यानी कि पहली शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए थे, उनका एक सटीक विश्लेषण मैंने क्लास के अंदर कराया हुआ है। उस क्लास को भी देख लें और इस क्लास को भी देख कर जाएं, जिससे कि दोस्तों आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी परीक्षा में कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल 2023 आने वाली शिफ्टों का एग्जाम देने वाले हैं तो इन क्लासेस को मिस मत कीजिएगा। आपकी परीक्षाओं में मोस्ट रिपीटेड सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे साथ बनाकर रखिएगा। ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए की जा रही है।